पिछले क्लास तक हम लोग पीरियोडिक टेबल में मेंडलीफ के आवर्त नियम जो कि क्या था, तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होता है। मीन्स यदि हम लोग तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाएंगे, यदि तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाया जाएगा तो एक निश्चित अवधि के बाद ऐसा तत्व आएगा जिसका गुण पहले के समान होगा। जिससे देखो, अगर हम लोग इसको परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में से जा रहे हैं, जैसे यहाँ से लिथियम से चलना शुरू किए परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, फिर यहाँ पे आए हैं, तो देखो फिर एक निश्चित समय बाद सोडियम एक ऐसा तत्व आया है जिसका जो गुण है वो किसके समान है, लिथियम के समान है। फिर जैसे जैसे परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाए हैं, फिर पोटेशियम एक ऐसा तत्व आया है जिनका गुण इन दोनों के समान है। ठीक है, तो इस तरह से बोले थे तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होता है। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने अपना एक टेबल बनाया जिसमें तत्वों को वर्गीकृत किया, जिस टेबल में उन्होंने 8 वर्टिकल कॉलम दिया, जिसको हम लोग उन्होंने क्या कहा, ग्रुप कहा। ठीक है, ये 8 ग्रुप है और 7 ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा है, ये 7 हॉरिजॉन्टल लाइन को उन्होंने पीरियड कहा। ये जो एक्स्ट्रा ये जो जीरो है ना, जीरो ग्रुप, ये उस टाइम नहीं था। उस टाइम जब वो उन्होंने अपना टेबल बनाया था उस समय निष्क्रिय तत्वों की खोज नहीं हुई थी। निष्क्रिय तत्वों की खोज हो जाने के बाद ये एक ग्रुप नया ऐड किया गया। ठीक है, जब उन्होंने अपना टेबल बनाया था उस टाइम ये जीरो ग्रुप नहीं था, उस टाइम 8 ग्रुप और 7 पीरियड ही थे। ठीक है, तो बहुत सफल वर्गीकरण किए थे मेंडलीफ ने तत्वों का अपने टेबल के आधार पर। लेकिन उन जब आइसोटोप का आविष्कार हो गया, आइसोटोप का आविष्कार के बाद देखा गया कि प्रत्येक तत्व का अपना आइसोटोप होता है जिनमें उनका परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है। देखो, जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है, तीनों आइसोटोप में देखो पहले का परमाणु द्रव्यमान 1 है, दूसरे का 2 है, तीसरे का 3 है। तो यदि परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में तत्वों को सजाया जाए तो इसको भी तो बैठाना पड़ेगा ना उसमें, पीरियोडिक टेबल में। लेकिन मेंडलीफ के दिए गए पीरियोडिक टेबल में इसका कोई जगह नहीं दिया, इसको जगह नहीं दिया गया था। ठीक है, तो आइसोटोप की खोज हो जाने के बाद ये एक बड़ा लिमिटेशंस आ गया कि आइसोटोप का कोई जगह नहीं दिया गया उसमें। तो इसके बाद एक मोस्ले नामक वैज्ञानिक, यही एक लिमिटेशन, सबसे बड़ा लिमिटेशन था जिसके लिए टेबल को चेंज करना पड़ा। तो उसमें सबसे पहले जो मोस्ले नाम के एक वैज्ञानिक ने क्या देखा, मोस्ले नाम के वैज्ञानिक ने देखा कि प्रत्येक तत्व का, देखो यहाँ पे अगर आइसोटोप को भी देखा जाए तो इनका परमाणु संख्या क्या है, नीचे वाले को परमाणु संख्या बोलते हैं, ऊपर वाले को परमाणु द्रव्यमान। तो प्रत्येक तत्व का परमाणु संख्या जो है वो निश्चित है। ठीक है, मीन्स प्रत्येक तत्व का परमाणु संख्या निश्चित होता है जिस पर किसी भी तत्व का भौतिक और रासायनिक गुण निर्भर कर सकता है। ठीक है, मीन्स किसी भी तत्व का, जो कि मेंडलीफ बोले थे परमाणु द्रव्यमान पर निर्भर करता है भौतिक और रासायनिक गुण, यहाँ पे मोस्ले नामक वैज्ञानिक ने कहा कि तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु संख्या पर निर्भर करता है। तो मोस्ले के अनुसार जो भौतिक और रासायनिक गुण है वो परमाणु द्रव्यमान पर नहीं बल्कि परमाणु संख्या पर निर्भर करता है। ठीक है, इसी के आधार पर आधुनिक आवर्त नियम दिया गया जिसके अनुसार तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुण किसके आवर्त फलन होता है, परमाणु संख्या के, उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होता है। ये हमारा आधुनिक आवर्त नियम है। ठीक है, आधुनिक आवर्त नियम है। मीन्स यदि तत्वों को परमाणु संख्या के अनुसार रखा जाए, परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में रखा जाए तो समान गुण वाले तत्व नियमित अंतर के बाद आते हैं। ठीक है, तो इसमें जितने भी मेंडलीफ के लिमिटेशंस थे, जैसे कि आइसोटोप का स्थान, फिर और भी जो लिमिटेशंस हम लोग पिछले दिन बोले थे पिछले वीडियो में, वो भी लिमिटेशंस दूर हो गए। ठीक है, तो इसी आधुनिक आवर्त नियम के आधार पर एक नील्स बोर नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया, लंब रूप तैयार किया आवर्त सारणी का। ठीक है, आवर्त सारणी का क्या तैयार किया, एक लंब रूप तैयार किया, मीन्स लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, एक टेबल की फॉर्म में सभी तत्वों को वर्गीकृत किया। जो लॉ बोले थे मोस्टली एकदम, मतलब आधुनिक आवर्त नियम जो था, मीन्स
यदि तत्वों को परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में रखा जाए तो लंब आवर्त सरणी में उसी तरह से तत्वों को परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में ही रखा गया, जिसको तैयार किसने किया था? नील्स बोर नाम के वैज्ञानिक ने। तो मेंडलीव की तरह इन्होंने भी तत्वों को बहुत सारे हॉरिजॉन्टल रोज तथा वर्टिकल कॉलम्स में सजाया। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रोज को उन्होंने क्या कहा? पीरियड्स, एंड वर्टिकल कॉलम को कहा ग्रुप। ठीक है, तो वो नील्स बोर के द्वारा तैयार किया गया जो पीरियोडिक टेबल था उसको हम लोग कहते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, जो कि कुछ ऐसा था। ये रहा जो तुम्हारे बुक में दिया हुआ है। उन्होंने तत्वों को परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में सजाना शुरू किया, और कहाँ से शुरू किया? हाइड्रोजन से शुरू किया। हाइड्रोजन से शुरू कर परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में सभी तत्वों को रखना शुरू किया, और उन्होंने जो टेबल तैयार किया उस टेबल में टोटल पीरियड की संख्या थी 7। ठीक है, एंड ग्रुप्स की संख्या थी 18। ठीक है, अभी हम मेंडलीव में देखे थे ग्रुप की संख्या कितनी थी? 8। यहाँ पे अचानक से 18 हो कैसे गया? तो हम लोग मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल देखे थे हम पिछले भी क्लास में ही बोले थे, पिछले वीडियो में, कि प्रत्येक ग्रुप में 2 पार्ट रहता है। उनका प्रत्येक ग्रुप में क्या था? 2 पार्ट था, एक ए दूसरा बी। ये हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये देख रहे हो ना, ये फर्स्ट ग्रुप माने फर्स्ट पार्ट में है, पार्ट ए में है। और ये सी यू, ए जी, ए यू, ये सभी क्या है? सेकेंड पार्ट मीन्स बी में है। ठीक है, तो इसी तरह प्रत्येक ग्रुप का उन्होंने 2 पार्ट किया था। ठीक है, प्रत्येक ग्रुप का उन्होंने 2 पार्ट किया था। तो यही चीज़ जो नील्स बोर के द्वारा तैयार किया गया पीरियोडिक टेबल था, उनमें उन्होंने क्या किया था? इन दोनों पार्ट को अलग अलग करके एक नया ग्रुप बना लिया। ठीक है, दोनों पार्ट को अलग अलग करके एक नया ग्रुप बना दिया। मीन्स यहाँ प्रत्येक ग्रुप से 1 2 3 4 5 6 7, इस 7 ग्रुप को उन्होंने कितने भाग में बांट दिया? मीन्स डबल 14 ग्रुप में बांट दिया। ठीक है, 14 ग्रुप में बांट किया। फिर यहाँ से ये जो 3 दिख रहा है, इस तीनों को भी अलग अलग कर दिया, 15 16 17। और ये जो निष्क्रिय तत्वों के लिए जो ग्रुप बनाया गया उसके लिए एक नया 18। तो ये टोटल 7 के लिए 14 हो गया, 15 16 17 और यहाँ पे 18। तो इस तरह से जो ग्रुप्स की संख्या थी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में वो है 18। ठीक है, तो ये रहा कुछ पीरियोडिक टेबल ऐसा था। ये है 7 पीरियड हमारा। ठीक है, और यहाँ पे 18 ग्रुप। अब पीरियड 6 में, आवर 6 में जो यहाँ पे बॉक्स देख रहे हो, इस बॉक्स में जो तत्व रखा गया वो परमाणु संख्या 57 से लेकर 71 तक के सभी तत्वों को इसी बॉक्स में रखा गया। ठीक है, जो जिसको हम लोग लैंथेनाइट सीरीज बोलते हैं। और पीरियड 7 में 89 से लेकर 103, 89 से लेकर 103 तक के सभी तत्वों को इसी ग्रुप में रखा गया, जिसको हम लोग एक्टिनाइट सीरीज बोलते हैं। अब हम लोग एक एक ग्रुप के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट जो देखो, ये जो सेकेंड एंड फर्स्ट एंड सेकेंड जो ग्रुप है ना, यहाँ पे धातुओं को रखा गया। जितने भी मेटल्स हैं उनको पहले और दूसरे ग्रुप में रखा गया। कैसे मेटल? जो मेटल लाइट मेटल्स हैं। ठीक है, ये जितने भी दोनों ग्रुप में जितने भी तत्व दिख रहे हैं ये सभी क्या है? लाइट मेटल्स हैं। 3 से लेकर 12 तक जितने भी तत्व दिख रहे हैं ये भी मेटल्स ही हैं, लेकिन ये हैवी मेटल्स हैं। जितने भी सारे तत्व हैं ये सारे हैवी मेटल्स हैं। 13 से लेकर 17 तक जितने तत्व दिख रहे हैं ये सभी क्या हैं? नॉन मेटल्स हैं, मीन्स अधातु। और 18 में जितने भी तत्व देख रहे हैं ये निष्क्रिय गैस हैं। ठीक है, ये निष्क्रिय गैस हैं। तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग लाइट मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के बारे में। तो ग्रुप 1 में जितने भी तत्व हैं ये सभी क्या हैं? इसको हम लोग एल्कली मेटल्स बोलते हैं, मीन्स क्षारीय धातु है। ग्रुप 1 के जितने भी तत्व हैं इसको हम लोग बोलते हैं एल्कली
मेटल्स मीन्स हिंदी में बोलते हैं इसको क्षारीय धातु। क्षारीय धातु क्या होता है? इन सभी धातुओं को क्षारीय इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये जल से प्रतिक्रिया कर क्षार बनाता है। ठीक है, इसीलिए इसको क्षार बोलते हैं। अब क्षार क्या होता है? तो क्षार हम बोलते हैं जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहते हैं। और भस्म के बारे में तो पता ही है, भस्म का स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है और टच करने में बहुत स्लिपरी टच का होता है। पढ़े हैं ये सब हम लोग भस्म क्षार के बारे में 9th क्लास में। तो जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहते हैं। अब वही चीज़ है यहाँ पे, जितने भी एल्कली मेटल्स हैं जो कि ग्रुप 1 में पाए जाते हैं, ये जल से प्रतिक्रिया कर क्या बनाते हैं? क्षार बनाते हैं। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं क्षारीय धातु। और वो ये चीज़ तो हम लोग बोले ही हैं, जितने भी ये मेटल्स होते हैं ग्रुप 1 में वो सॉफ्ट मेटल होते हैं, शाइनी भी होता है, चमकदार होता है। ठीक है, एंड उच्च क्रियाशील के होते हैं। मीन्स इसका क्रियाशील गुण बहुत, मतलब किसी भी अधातु के साथ ये आसानी से क्रिया कर लेते हैं, आसानी से रिएक्ट कर जाते हैं। ठीक है, तो ये रहा ग्रुप 1 का क्षारीय धातु का गुण। अब हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप 2, जिसमें उपस्थित तत्वों को हम लोग बोलते हैं एल्कली अर्थ मेटल्स। ठीक है, एल्कली अर्थ मेटल्स क्या है? तो एल्कली अर्थ मेटल्स मीन्स क्षारीय मृदा धातु। तो इस ग्रुप में भी जितने भी तत्व होते हैं वो क्या होते हैं? लाइट होते हैं, लाइट मेटल्स होते हैं, शाइनी होते हैं। ठीक है, और इसमें उपस्थित जितने भी धातु हैं ना, इस धातु के ऑक्साइड, ठीक है, अर्थ का 3 लेयर होता है ना, मेंटल, क्रस्ट, कोर। तो अर्थ के क्रस्ट लेयर में इन धातु के ऑक्साइड पाए जाते हैं। ठीक है, इस धातु के ऑक्साइड अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। अर्थ का जो क्रस्ट लेयर है, उस क्रस्ट लेयर में ये धातु के ऑक्साइड पाए जाते हैं, जो कि ग्रुप 2 में जितने भी तत्व हैं, ये सब तत्व जो है ग्रुप 2 में, इन सभी तत्वों के ऑक्साइड, इन सभी धातु के ऑक्साइड अर्थ के क्रस्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, और इन सभी तत्वों का जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है बहुत ही कम होता है, इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो 1 का बारे में पढ़े, 1 में एल्कली मेटल्स, दूसरे में एल्कली अर्थ मेटल। अब हम लोग 3 से लेकर 12 तक, तो ग्रुप 3 से लेकर 12 तक के तत्वों को हम लोग ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स और जितने भी तत्व होते हैं ये हैवी मेटल्स होते हैं। ठीक है, सभी भारी धातुएं होती हैं। ट्रांजिशन क्यों बोला जाता है? ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? देखो, ट्रांस का मतलब होता है वेरिएबल। ठीक है, ट्रांस का मतलब होता है वेरिएबल। मीन्स इस ग्रुप में जितने भी तत्व हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का होता है। ठीक है, इस चीज़ के बारे में डिटेल में 11 क्लास में पढ़ोगे, पीरियोडिक टेबल केमिस्ट्री में इस चीज़ के बारे में डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। जैसे हम लोग जानते हैं सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या किस में बदलता है? Na+ में बदलता है। लेकिन यहाँ पे जितने भी तत्व होते हैं ना, जैसे देखो Fe, तो Fe2+ के फॉर्म में भी पाया जाता है, Fe3+ के फॉर्म में भी पाया जाता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है, देखो वेरिएबल है ना, Fe2+ भी Fe3+ भी है। इसी तरह Mn, मैंगनीज का 2+ भी होता है, मैंगनीज का 3+ भी होता है, मैंगनीज का 4+ भी होता है, मैंगनीज का 7+ भी होता है। ठीक है, तो ये सभी जो है ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। ठीक है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। ऐसा जितने भी तत्व हैं ये सभी 3 से लेकर 12 तक के ग्रुप में उपस्थित रहता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे 13, 14, 15, 16, 17। ठीक है, ये सभी क्या है? हमारा नॉन मेटल्स है। तो इसमें देखो एक डार्क कलर में कुछ धातुओं को दिखाया गया है ना, कि डार्क कलर में जितना भी धातु है, ग्रीन कलर में जितना दिखाया गया है, ये ग्रीन कलर में जितना भी उपस्थित
अधातु है, मीन्स नॉन मेटल्स है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेटलॉइड्स कहते हैं। मेटलॉइड्स क्या होते हैं, वे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उनको कहते हैं मेटलॉइड। तो यहाँ पर जितने भी ग्रीन कलर में जितने भी तत्व दिखाए गए हैं, जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये सभी, ये ग्रीन कलर में जितने भी तत्व दिखाए गए, ये भी सभी क्या हमारा मेटलॉइड्स हैं। ठीक है, ये सभी मेटलॉइड्स है, जिनका जो गुण होता है वो धातु, और इनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। ठीक है, ये सभी वही चीज़ है। अब चूँकि ग्रुप 13 का फर्स्ट तत्व बी बोरॉन है, तो इसको बोरॉन ग्रुप बोला जा सकता है। इसका फर्स्ट तत्व कार्बन है, तो इसको कार्बन ग्रुप बोला जा सकता है। इसको नाइट्रोजन ग्रुप, इसको ऑक्सीजन ग्रुप, और ये ग्रुप 17 में जो तत्व हैं, इसको हम लोग हैलोजेंस बोलते हैं। हैलोजेंस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्या होता है हैलोजेंस। तो हैलो का मतलब होता है सॉल्ट, ठीक है, और जेंस का मतलब होता है टू प्रोड्यूस। मीन्स इस ग्रुप के जितने भी तत्व हैं, इस ग्रुप के जितने भी तत्व हैं, ये सॉल्ट के फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, मीन्स सोडियम से क्रिया करके ये सॉल्ट बनाते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख हम लोग जानते हैं सोडियम मीन्स Na के साथ Cl क्रिया करके क्या बनाता है, NaCl बनाता है, जो कि हम लोग घर में जो नमक यूज करते हैं वो है। ठीक है, तो इन सभी 17 ग्रुप के जितने भी तत्व हैं, ये समुद्री जल में भी पाए जाते हैं लवण के फॉर्म में। ठीक है, तो ये है हैलोजेंस। और चूँकि ये जितने भी 17 ग्रुप में जितने भी तत्व हैं ना, इनका जो क्रियाशीलता होता है बहुत हाई होता है, जिनके कारण ये मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। हमेशा ये मुक्त अवस्था में कभी नहीं पाए जाते, ये हमेशा द्विपरमाणविक होते हैं। मीन्स F2 होता है, Cl2 होता है, Br2 होता है, I2 होता है, इस तरह से ये हमेशा द्विपरमाणविक होते हैं। ये कभी मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, फ्री स्टेट में कभी नहीं होता है। और ग्रुप 18 में जो तत्व होता है, इसको हम लोग निष्क्रिय तत्व कहते हैं, निष्क्रिय गैस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह का तत्व होता है जो किसी रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेता ही नहीं है। ठीक है, ये किसी रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग नहीं लेता, प्लस ये सदा, जिस तरह से हैलोजेंस कभी मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, लेकिन अगर ग्रुप 18 के तत्वों का बात किया जाए तो ये हमेशा मुक्त अवस्था में ही पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि इनके अंतिम कक्ष में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो शून्य होता है। ठीक है, इसमें कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है ये शून्य होती है, इसीलिए ये हमेशा मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं।